नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय में विश्व इतिहास में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में भाग 2 का अध्ययन है वो करेंगे। तो कल तक हमने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में जो कारण पड़े थे उनमें दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, उपनिवेशियों का स्वतंत्र प्रेम, उपनिवेशों की उपयोगिता, भ्रांत धारणाएं, चारित्रिक भिन्नताएं, उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव आदि तमाम कारणों से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है वो शुरू हुआ था। इसके अलावा भी अन्य कई कारण और माने जाते हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अन्य कारणों में हम और देखते हैं, जैसे इंग्लैंड अमेरिका के लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था और वह अपने स्वार्थ के लिए ऐसे नियम ला रहा था जिसे अमेरिकी उपनिवेश में बसे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इंग्लैंड की संसद ने शीरा अधिनियम पास किया 1733 ईस्वी में और इसके द्वारा उन समस्त व्यापारिक वस्तुओं पर चुंगी लगा दी जिनका निर्यात अमेरिकी उपनिवेशों में अमेरिका स्थित गैर ब्रिटिश क्षेत्रों में होता था। वस्तु स्थिति यह थी कि न्यू इंग्लैंड उपनिवेश फ्रांस अधिकृत पश्चिमी द्वीप समूह से व्यापार कर शीरा मंगवाते थे और उस सिरे से शराब तैयार करते थे और शराब की बिक्री से न्यू इंग्लैंड काफ़ी लाभ कमाता था। अब उन्होंने ब्रिटिश पश्चिमी द्वीप समूह से व्यापार करने को कहा, परंतु उपनिवेश वालों ने शुरू से ही इस नियम की परवाह नहीं की थी और इस एक्ट को गलत या व्यर्थ कहा था। इंग्लैंड की सरकार के लिए उचित तो यही था कि वह या तो इन सभी कानूनों को हटा देती अथवा सख्ती के साथ लोगों से कानूनों का पालन करवाती। इनका बना रहना और लोगों द्वारा इसकी अवहेलना किया जाना एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसने उपनिवेशियों को इंग्लैंड की अवहेलना करना सिखा दिया था। अतः जब जॉर्ज तृतीय के शासन काल में इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने का प्रयास किया तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। अगला कारण है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। तो देखिए, जिस समय अंग्रेज अमेरिका में अपने उपनिवेशों की स्थापना में व्यस्त थे, उस समय फ्रांसीसी भी उत्तरी अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने मिसिसिपी नदी पर अधिकार करके उत्तर पूर्व में
क्वेबेक से लेकर दक्षिण में न्यू ऑरलियंस तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके अंग्रेजों को अपेलेशियन पहाड़ के पूर्व की तंग पट्टी तक सीमित कर दिया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 100 साल से भी अधिक समय तक अनिर्णायक युद्ध चलते रहे। 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य फ्रांस व इंग्लैंड में सत्ता को लेकर, उपनिवेश में प्रभाव को लेकर युद्ध छिड़ गए और युद्ध की शुरुआत यूरोप से हुई थी। परंतु अमेरिका में भी यह उतनी ही भयंकरता से लड़ा गया था। अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने सब मिलकर युद्ध के लिए इंग्लैंड को कोई विशेष सहायता नहीं दी, फिर भी इंग्लैंड को निर्णायक सफलता मिली थी और उत्तरी अमेरिका का विस्तृत फ्रांसीसी जो साम्राज्य था वो किसके पास चला गया? इंग्लैंड के पास। लेकिन इस युद्ध के दूरगामी परिणाम निकले। अब तक अमेरिका के उपनिवेश इंग्लैंड के साथ इसलिए लटके चले आ रहे थे कि उन्हें कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा आक्रमण का भय बना रहता था और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था। परंतु सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया और उसके साथ ही फ्रांसीसियों के आक्रमण का भी भय समाप्त हो गया। इसलिए अंग्रेज बस्तियों ने अनुभव किया कि अब इंग्लैंड के साथ चिपटे रहने में कोई लाभ नहीं है। अमेरिका के भद्दे सैनिकों पर ब्रिटिश कितना भी नाक भौं क्यों न चढ़ाए, लेकिन ये सत्य है कि उपनिवेशिक सेनाओं ने प्रत्येक युद्ध में सुशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों के साथ साथ बड़ी योग्यता से काम किया था। अंत में इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति डगमगा उठी। नवविजित क्षेत्र को लेकर भी समस्या उठ खड़ी हुई और इन दोनों का विस्तृत विवरण भी हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे तनाव उत्पन्न हो गया और उस समय इंग्लैंड के दमनकारी कानूनों से सभी जन में रोष तो व्याप्त था और उसका दूरगामी परिणाम है वो देखने को मिल रहा है। अब अगला है नवविजित क्षेत्र की समस्या। इंग्लैंड ने सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय के बाद उत्तरी अमेरिका का समूचा क्षेत्र इंग्लैंड के अधिकार में तो ले लिया, लेकिन इस क्षेत्र में मुख्य कैथोलिकवादी फ्रांसीसी और आदिवासी रेड इंडियन जो अमेरिका के मूल निवासी थे वे वहां पर बसे हुए थे। अतः इंग्लैंड के सामने एक ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता थी जिससे कि फ्रांसीसियों और रेड इंडियनों में आत्मविश्वास पैदा किया जा सके और साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा सके। उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियनों को शुरू से ही अंग्रेजों से घृणा थी और वे फ्रांसीसियों को पसंद करते थे। दूसरी तरफ उपनिवेशी इस विशाल विजित क्षेत्र में
अपनी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ स्वयं लाभ उठाने पर तुले हुए थे। दोनों ही विपरीत थे। इस प्रकार यहाँ इंग्लैंड की सरकार का उपनिवेशों के स्वार्थ से संघर्ष हो गया और नई भूमि की आवश्यकता के कारण विभिन्न उपनिवेशों ने दावा किया कि पश्चिम में मिसिसिपी मिसौरी नदी तक अपनी सीमा बढ़ाने का उन्हें अधिकार है। इससे रोष व्याप्त हो गया वहाँ के लोगों में। इंग्लैंड की सरकार को यह भी भय था कि उपनिवेशियों के नए क्षेत्र में जाकर बसने से वहाँ के मूल निवासियों के साथ, रेड इंडियनों के साथ कहीं युद्ध शुरू न हो। अतः इंग्लैंड चाहता था कि रेड इंडियनों को शांत होने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए और उपनिवेशों के मध्य भूमि वितरण का काम धीरे धीरे होना चाहिए। इसलिए 1763 में एक शाही घोषणा द्वारा एलेग्निस, फ्लोरिडा, मिसिसिपी और क्वेबेक के बीच का समूचा क्षेत्र रेड इंडियनों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इससे उपनिवेशियों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया और वे अपनी सरकार को ही अपना शत्रु है वो समझने लगे। तो इस तरह नवविजित क्षेत्र के जो फ्रांसीसी कैथोलिक व रेड इंडियन हैं, वे किसी भी कीमत पर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अब इसी में अगला एक और कारण था, नई आर्थिक नीतियाँ, अर्थात ब्रिटेन की जो नई आर्थिक नीतियाँ हैं उसने यह सिद्ध कर दिया था कि इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड का ही स्वार्थ देखता है। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों को बचाने के लिए बहुत धन खर्च किया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लग गई। अंग्रेज राजनीतिज्ञों का मानना था कि यह धन उपनिवेशों की रक्षा के लिए व्यय किया गया था, अतः उपनिवेशों को इंग्लैंड के आर्थिक संकट को दूर करने में हिस्सा बांटना चाहिए। परंतु उपनिवेशियों ने इसे साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ा गया युद्ध मानकर सहयोग देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, उपनिवेशों ने भविष्य में भी बस्तियों की रक्षा के लिए खर्च होने वाले धन में भी अपना हिस्सा देने से वो इनकार कर दिया। अर्थात इस तरह अपन मान सकते हैं कि उनके बीच में ये नई आर्थिक नीतियां हैं वो लागू नहीं हो रही थी। अब इन नई आर्थिक नीतियों में ब्रिटेन ने कौन कौन सी लागू की थी? पहला अपन पढ़ते हैं शुगर एक्ट। तो देखिए, ग्रेनविल और उसके मंत्री टाउनशेंड ने यह तय किया कि उपनिवेशों में अधिक जागरूक शासन की व्यवस्था करनी चाहिए और उपनिवेशों से शासन व्यय के साथ साथ संरक्षण व्यय भी वसूल किया जाना चाहिए। इसके लिए दो उपाय सोचे गए। नंबर 1, नाविक और व्यापारिक नियमों का कड़ाई से पालन करवाना। दूसरा, अमेरिकी व्यापार और नाविक और व्यापारी नियमों का अमेरिकी व्यापार और उद्यम से संबंधित नए कानून बनाना।
और नई व्यवस्था आरंभ करने में पहला कदम 1764 ईस्वी में शुगर एक्ट पारित करना था। शुगर एक्ट पारित करने से ब्रिटेन व्यापार पर नियंत्रण किए बिना ही अपनी आय बढ़ाना चाहता था। संशोधित नया शुगर एक्ट है जिसके अनुसार विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया और सभी स्थानों से आय शीरे पर साधारण कर लगा दिया और इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को आदेश दिया कि वे दृढ़ता से काम करें। विदेशों से तस्करी के रूप में रम है वो नहीं आनी चाहिए। अमेरिकी समुद्र में स्थित ब्रिटिश युद्धपोतों को कहा गया कि वे तस्कर व्यापारियों को पकड़ लें और शाही अधिकारियों को रिट्स ऑफ असिस्टेंस द्वारा संदिग्ध स्थानों की तलाशी लें। इससे यहाँ के लोग नाराज हो गए और उन्होंने यहाँ के व्यापारी विधानसभाओं, नगर सभाओं आदि सभी ने एक स्वर में विरोध किया और सैमुअल एडम्स जैसे लोगों को इसमें बिना प्रतिनिधित्व के कर लगाने का आभास मिला था। अगला है करेंसी एक्ट। उसी वर्ष इंग्लैंड ने एक मुद्रा कानून पास किया और इस मुद्रा कानून के अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश में भविष्य में जारी की गई कोई हुंडी वेद नहीं मानी जाएगी। हुआ यह था कि बहुत से उपनिवेशी नकद रुपए के स्थान पर कागज के नोट छापकर अपने ऋण का भुगतान करते थे और इससे इंग्लैंड के आर्थिक हितों को हानि पहुंचती थी। नए कानून के उपनिवेशियों का आर्थिक बोझ बढ़ा दिया क्योंकि उनके पास नकद रुपयों की है वो कमी थी और 1765 में बिलेटिंग एक्ट यानी करेंसी एक्ट पारित कर दिया गया। इसका भी उपनिवेशों में विरोध हुआ, वे इसे भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अगला है स्टाम्प एक्ट। तो 1765 ईस्वी में ब्रिटेन के ग्रैनविल ने सुप्रसिद्ध स्टाम्प एक्ट पास करवा दिया और इस कानून के द्वारा समाचार पत्रों, कड़ी आलोचना वाली पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, लाइसेंसों, पट्टों तथा कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट लगाना आवश्यक हो गया और इस कानून ने उपनिवेशियों में पहले से चले आ रहे असंतोष को संगठित रूप दे दिया। यद्यपि इस कानून द्वारा लादा गया बोझ बहुत हल्का था, इससे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग उपनिवेशों के लिए किया जाता था। फिर भी उपनिवेशों में तत्काल इस एक्ट का विरोध शुरू हो गया। वर्जीनिया का पैट्रिक हेनरी वर्गीस सभा में ही आपे से बाहर हो गया और उसने घोषणा की थी कि वर्जीनिया के लोगों पर कर लगाने का अधिकार वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा के अलावा किसी के पास नहीं। मैसाचुसेट्स में भी स्टाम्प एक्ट का जोरदार विरोध हुआ और वहाँ जेम्स ऑटिस और सैमुअल एडम्स जैसे बौद्धिक विचारकों ने भाषण के तले लोगों को जागृत किया। एडम्स ने घोषणा तक कर दी कि
नियमानुकूल प्रतिनिधि लगाए बिना कर लगा देना लोगों को गुलाम बनाने का ढंग है। न्यू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया आदि में दंगे हो गए और सब जगह इस स्टाम्प एक्ट के विरुद्ध में लोग हैं वो एकत्रित हो गए। इस तरह अमेरिका के लोग इंग्लैंड के खिलाफ हो गए और वे किसी भी कीमत पर अमेरिका इंग्लैंड के अधीन रहने को तैयार नहीं था। थैंक यू।